वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। कैसे हैं आप शाहजेब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आपका कैसा गुजरा वीकेंड? बहुत जबरदस्त गुजरा, बहुत सारी चीजें देखी, सियासी माहौल में बहुत कुछ देखा, मौसम की गर्मी को देखा कि किस तरीके से शिद्दत इख्तियार कर रहा था। फ्राइडे सैटरडे और संडे तक की फोरकास्ट थी कि जी जनाब सिंध भर में और आसपास इलाकों में जो है वो 40 से ज्यादा जो है वो डिग्री हो जाएगा। लेकिन साथ साथ जो है कल इंटरनेशनली फैमिली डे भी मनाया जा रहा था पूरी दुनिया में। तो संडे का दिन भी था, फैमिली डे भी था और आगे आने वाले दिन भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फैमिली तो पाकिस्तान की भी है शाहजेब, हम लोग एक फैमिली ही हैं। फैमिली में कहाँ झगड़ा नहीं होता, लेकिन जहां फैमिली में झगड़े दुश्मनी में बदल जाएं वहां पर फिर रिश्ते टूटते और उनके टूटने की तकलीफ भी बहुत होती है और आवाज भी बहुत आती है। बिल्कुल, और उसके जो नुकसानात है, जिस फैमिली का माया जिक्र कर रही हैं, उसके नुकसानात जो हैं वो इस वक्त अवाम उठा रहे हैं। Absolutely. और महंगाई का जिक्र कर रहे हैं हम, मुख्तलिफ परेशानियां इस वक्त जिसमें अवाम मुब्तला है, चाहे वो बहरान का शिकार हो या बिजली की बात हो, महंगाई हो, पानी का मसला हो। लेकिन खैर हम इस वक्त देख रहे हैं मुल्क भर में जो सियासी पारा है वो उरूज पर है और पीटीआई ने फैसलाबाद में पावर शो किया। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो भी अपनी राब्ता मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं, साथ से पावर शो भी दिखा भी रही हैं। जो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, उन्होंने कारकुनों का लहू गरमाया और खिताब भी किया। खिताब में बहुत सारी बातें की। दूसरी जानब हमने ये भी देखा कि मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी जो अवामी राब्ता मुहिम है वो तेज कर दी है, उसके लिए वो बाहर निकली है। मरीम नवाज साहिबा ने भी खिताब किया है। उन्होंने गुजरात में पंडाल सजाया, एक तरफ फैसलाबाद में पंडाल सजाया जो कि पीटीआई ने सजाया, दूसरी जानब नून लीग ने गुजरात में पंडाल सजाया। और कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनान से खिताब भी किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कल की स्क्रीन पे जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन, न्यूज स्क्रीन पर 4 अलग अलग जगहों पे ऐसा लग रहा था जैसे कि इलेक्शन कैंपेन का जैसे आगाज हो गया है। वैसे हम अगर ये देखा जाए तो इस तरह की एक्टिविटीज जहां पे एक तरफ मरीम नवाज शरीफ थे, एक तरफ पीएसपी मुस्तफा कमाल थे, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी थे, तो एक तरफ इमरान खान साहब थे। और साथ साथ दीगर जो हमारे पास हमें खबरें आ रही थी, हम देख भी रहे थे कि इस तरीके से पेट्रोल मसनूआत के हवाले से बात हो रही थी। साथ में जो है मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा, बहुत सारे बयान हुए, तो इतनी गहमा गहमी चल रही थी साथ में, क्योंकि इलेक्शंस जैसा लग रहा है क्या बहुत जल्द होने वाले। राहुल साहब ने कहा कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहते हैं इमरान खान साहब, और उन्होंने इस बात पे तंज भी मारा कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके निकालने का फैसला जो है व्हाइट हाउस में हुआ था, तो व्हाइट हाउस में नहीं हुआ था, बिलावल हाउस में हुआ था। इस तरह करके उन्होंने बड़े जो है वो तनकीद की जा रही है, बहुत ज्यादा की जा रही है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्हें कत्ल करने की साजिश हो रही है। ये बड़ी परेशान। और फैसलाबाद में उन्होंने जो जलसा किया उसमें उन्होंने खिताब में ये कहा है कि उनको कत्ल करने की साजिश हो रही है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे जहर मौजूद हैं जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। यानी कि वो ये भी बता रहे हैं साथ साथ कि मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कत्ल एक ही तरीके से किया जाए, बहुत सारे तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बयान में ये बातें की हैं। इंसानों का समंदर इस्लामाबाद आता देखकर कुछ लोग खौफजदा हो गए हैं। वो कुछ लोग कौन हैं वो आप लोग जानते हैं, वो किसका जिक्र कर रहे हैं। बंद कमरों में साजिश हो रही है, तो साजिश का जो जिक्र है वो अब बंद कमरों के हवाले से किया जा रहा है कि इमरान खान के साथ क्या करना है। इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी उन्होंने रखी हुई है, वो उस पर भी बहुत सारी तनकीद हो रही है कि आपने ब्लॉक नंबर नहीं किए, आपको ब्लॉक कर दिया गया है। क्योंकि साथ में मरीम नवाज शरीफ ने उस तरफ अपनी चारों तरफ जलसा हो रहा था, एक दूसरा जलसा फिर तीसरा जलसा, तो मरीम नवाज ने कहा कि जनाब पाकिस्तान की सलामती पर इस तरह के हजारों इमरान खान जैसे साजिशी और जोकर्स कुर्बान। उन्होंने साथ में कहा कि अब तो इलेक्शन तभी होंगे जब नवाज शरीफ चाहेगा। ये भी उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे, तो जब आवाम चाहेगी तब नहीं होंगे। वैसे एक बात है, इस वक्त जो मुल्क की मैशत है और जिस तरीके से IMF की शराइत हैं और जो बातें हो रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की बातें हो रही हैं, ईंधन बढ़ाने की कीमतों की बातें हो रही हैं, तो अगर वो बढ़ा दी जाती हैं तो उसके बाद जाहिर बात है मुश्किलात पैदा होंगी नून लीग के लिए, क्योंकि अभी हुकूमत उनकी है। तो इसलिए नून लीग इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है। जो लंदन में बैठक लगी है उसमें भी कुछ इसी किस्म के फैसले हुए हैं, इसी किस्म के मशवरे सामने आए कि करना क्या है, क्या हुकूमत ऐसे ही चलानी है या इलेक्शन की तरफ जाना है। तो ये अब बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली, जल्दी जल्दी आपको सुबनामा से अपडेट करते हैं ताकि आपको पता चले कि प्रोग्राम में आगे किन किन चीजों पे बात भी होने वाली है। अगर पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान की बात करें तो वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल कहते हैं कि वजीर आजम की हिदायत पर पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म नहीं कर रहे। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस पहुंच गए। पाकिस्तान आने से कबल वजीर आजम जो है वो UAE गए, वहां पर जाके उन्होंने ताजियती जो है वो साथ
आपने जो है लोगों से मुलाकात की और जिस तरीके से हम नज़र देख सकते हैं इस वक्त के मुत्तहदा अरब इमारात में जो है वो उनके इंतकाल पे जो है वो सोग का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत का उन्होंने इज़हार किया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से भी UAE की क़यादत से इज़हार अफसोस उन्होंने किया है। वो UAE पहुंचे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। गहमा गहमी रही और पॉलिटिकल सिनेरियो एक साथ चार जलसे हो रहे थे। क्या इलेक्शन से पहले, इलेक्शन की खबर से पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और जैसे कि इलेक्शंस का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात भी हो रहे हैं, बयानात भी सामने आ रहे हैं और कुछ साजिश का भी जिक्र हो रहा है जलसे जुलूसों में। और हर पार्टी, हर बड़ी जमात इस वक्त अपनी पावर जो है वो शो कर रही है। फैसलाबाद का जलसा हो, गुजरात का हो या फिर कराची में बिलावल भुट्टो साहब का खिताब हो, हर तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों का एक समंदर है जो निकल कर बाहर आ रहा है और अपने जो लीडर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। नून लीग की बड़ी जो उनके फैसलों के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत है वो भी जारी है। साथ में हम देख रहे हैं नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी, फजल रहमान, अख्तर मिंगर और खालिद सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता भी किया है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुलाकातें हुई उसके बाद ये राब्ते भी तेज किए गए हैं, इसमें फैसले किए जा रहे हैं क्योंकि नून लीग इस वक्त परेशान है कि जिस तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है, तो क्या जो उनके साथ इत्तेहादी हैं उनके ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी इस वक्त नून लीग के ऊपर है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इत्तेहादियों का इजलास जो है वो तलब कर लिया है ताकि उनसे बात करके एटलीस्ट उनको शामिल किया जाए। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इन सब में माया बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपने इस वक्त अपनी बात में रेज कर दिए हैं। और वाकई में क्यों ना हम एक्सपर्ट को ले लें आप कॉल पर, और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान आदिल साहब। बहुत शुक्रिया अदनान सर, आपने हमें में सुबह शामिल किया। गुड मॉर्निंग के साथ साथ ये कल तो ऐसा लग रहा था अदनान सर जैसे कि इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गई है एक साथ चार जगहों पर। वहां PSP कह रही है कि कराची के मामला जो हैं PSP के अलावा और किसी के पास हल नहीं है। तो वहां बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि फैसले जो हैं व्हाइट हाउस में नहीं बिलावल हाउस में हुए। मरियम नवाज कह रही हैं कि इस जैसे जोकर जो हैं इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सलामती पे कुर्बान। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है और इस तरह के भी जहर है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। जी अदनान सर। ये देखें, एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना, लियाकत अली से शुरू हो जाएं कि उनका मर्डर हुआ, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई, हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो थे बंगाल से ताल्लुक रखने वाले, जब पाकिस्तान मुत्तहिद था तो वो भी पुरस्कार तरीके से मुर्दा पाए गए। उसके बाद फिर आप देखें बेनज़ीर भुट्टो की दहशतगर्दी में हलाकत हुई और मुर्तज़ा भुट्टो जो हैं उनको पुलिस के मुकाबले में जान बहक कर दिया गया। तो ये सब बातें जो हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में मौजूद हैं। तो इनको देखते हुए तो इमरान खान को खतरा महसूस होगा। खास तौर से हमने देखा है कि जो पॉपुलर लीडर होता है बहुत ज्यादा, वो उसके साथ कुछ ना कुछ होता जरूर है। यहाँ पर उसको ना तो हुकूमत की मुद्दत पूरी करने दी जाती है और उसकी जान को भी खतरा लाहक रहता है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पॉलिटिकल मर्डर्स होते रहे हैं। इस बुनियाद पे इमरान खान की जो बात है उसको संजीदगी से लेना चाहिए और उसके ऊपर बल्कि अदालत को उनको बुलाकर उनकी बात सुननी चाहिए और उनके ऊपर कोई अदनान साहब अगर संजीदगी से लेना चाहिए, आप समझते हैं कि जिस तरह से वो इंकशाफात कर रहे हैं, जो बात वो कर रहे हैं, कत्ल की बात कर रहे हैं और साथ में वो और भी कुछ उनकी बातें सामने आई हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के हवाले से भी, आप समझते हैं कि उनको कोई कानूनी हिकमत अमली भी अपनानी चाहिए इमरान खान साहब को रिकॉर्ड के लिए, एटलीस्ट पता हो जो कानूनी इदारे हैं उनको भी? हाँ, जरूर उन्हें FIR दर्ज करवानी चाहिए। जैसे बेनज़ीर ने भी एक बयान लिखा था कि मैं अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। इमरान खान को भी कोई इस तरह की FIR या कोई कानूनी चाराजोई जरूर करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है। फिर अमेरिका के साथ वो एक खुलकर स्टैंड ले रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। और अमेरिका तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो सियासी बुनियादों पर कत्ल करवाता रहा है। मुसद्दिक का हो ईरान में, लैटिन अमेरिका में कई दफ़ा अमेरिका के जरिए फौजी बगावत हुई, लीडर्स को कत्ल किया गया। तो उनके तो CIA के मैंडेट में शामिल है कि वो अपने मुल्क के मुफाद में कत्ल कर सकते हैं किसी भी दूसरे मुल्क के लीडर को। तो इस एतबार से चूंकि अमेरिका एक नई गेम खेल रहा है इस रीजन में, अफगानिस्तान में वो पंजशेरियों को, शुमाली इत्तेहाद को दोबारा सपोर्ट करनी शुरू कर दी है और उसका मकसद ये है कि वहाँ पर तालिबान हुकूमत के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाए और जो पूरा सेंट्रल एशिया उसको डिस्टेबलाइज करके रूस के लिए एक नया महाज खोला जाए। जैसे यूक्रेन में महाज खोला है, इस तरह जो महाज है वो एक और रूस के लिए खोल दिया जाए सेंट्रल एशिया की तरफ। तो ये एक रीजनल पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ग्रेट गेम हो रही है। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ऐसी लोकेशन में है
जहाँ पे अमेरिका फुट होल्ड चाहता है। और उस जिस तरह हमने वो खत में देखा अपने सफीर के, उनको कहा गया कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई तो पाकिस्तान को नताइज भुगतने पड़ेंगे, खतरनाक नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो ये जो एक धमकी आमेज उन्होंने हमें पैगाम दिया था, उसकी रोशनी में तो फिर इमरान खान जो है एक नापसंदीदा शख्सियत है अमेरिका के लिए और उनकी जान को वाकई खतरा है। लेकिन ये कि इमरान खान ने इस मामले को अवाम में तो ले गए हैं और अवाम में तो एक बड़ा उन्होंने शऊर पैदा कर दिया है, लेकिन ये कि कानूनी तौर पे भी उन्हें कुछ ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। आप ठीक कुछ कह रहे करना चाहिए। जहाँ तक अभी अच्छा, क्या लगता है इमरान सर आपको कि इस मंथ क्या? जी 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 आप बोलिए प्लीज, कंप्लीट कीजिए। जी जी बात कर रही थी कि एकदम मरियम ने भी जलसा किया, बिलावल ने भी किया, मुस्तफा कमाल ने भी और इमरान खान ने भी। तो हुआ ये है कि इमरान खान रोजाना जलसे कर रहे हैं, अवाम में जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी सियासी हिकमत अमली है कि सियासी लीडर को तो अवाम से ही रुजू करना चाहिए। जी जी। तो चूंकि वो बिल्कुल के हक में लहर चल पड़ी है और हुकूमत बहुत दबाव में है, क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट जब से हुकूमत आई है 5000 पॉइंट गिर चुकी है, डॉलर 15-16 रुपए जो है महंगा हो चुका है, मईशत काबू में नहीं आ रही है। तो अब नून लीग में ये सोच है कि जनाब सारा तो मलबा हम पे ही पड़ गया, सारी जिम्मेदारी बुराई हमारे हिस्से में आ गई। बाकी इत्तेहादी तो चुप करके बैठ गए हैं, फजलुर रहमान तो चुप भी नहीं कर रहे और लोग भी तो जिम्मेदारी कबूल ही नहीं कर रहे। इसलिए नवाज शरीफ उन्हें फोन कर रहे हैं कि भाई आप सब मिलकर हुकूमत में शामिल हैं तो आप भी तो जिम्मेदारी लें, आप भी तो सपोर्ट में पॉलिटिकल हमारी बाहर आए। इसीलिए ये जलसे जुलूस हो रहे हैं। मुस्तफा कमाल की कोई स्टैंडिंग तो नहीं है वहां पर कराची में, बहुत कम उनकी, वो खुद इलेक्शन हार गए थे, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अगर कोई वैक्यूम है तो उसको वो ऑक्यूपाई करें और अपने लिए कोई जगह बनाएं, इसलिए उन्होंने जलसा किया है। जी जनाब। अच्छा, वो सिचुएशन पे लेवरेज कर रहे हैं, वरना आप समझते हैं पॉलिटिकली उनकी कोई जो है इस वक्त कोई स्टैंडिंग नहीं। अच्छा सही अदनान सर, लेकिन अभी शेख रशीद साहब ने भी कल ये कहा कि अगर खुदा न खास्ता गिरफ्तारियां हुई, उन्होंने कहा तो मुल्क जो है वो श्रीलंका बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि उस्मान डार साहब वगैरह मजीद जो सियालकोट के जलसे से पहले गिरफ्तारियां हुई थी जुमे को, और हफ्ते के जिस तरह के दिन गुजरे, तो हम उस वक्त काफी अवाम भी कहती क्या हो रहा है, ये क्या मतलब होगा क्या, इतना अगर हंगामा हो गया है, उस हंगामे को रेज भी किया, लेकिन अगर मजीद इस तरह की गिरफ्तारी, किस तरफ उनका इशारा था? आपको क्या लगता है यही हालात होंगे श्रीलंका वाले खुदा न खास्ता? मेरी इत्तलात तो ये है कि नवाज शरीफ ने यही कहा है मीटिंग जो हुई वहां पर लंदन में कि पीटीआई के साथ सख्ती से निपटा जाए। और राना सनाउल्लाह की शोहरत भी है कि वो एक सख्ती से पेश आने वाले आदमी हैं। जब वो पंजाब में वो थे सीनियर वजीर, तो मॉडल टाउन का वाकया हुआ था, पुलिस ने फायरिंग करके 14 लोगों को मिनहाजुल कुरान के बाहर मार दिया था और वो आज तक मसला बना हुआ है। तो राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला हैं इस वक्त और उनको यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि सख्ती से निपटा जाए। एक मुजाहरा उन्होंने सियालकोट में किया कि उनकी जलसागाह जो है वो एक बहाना बना करके ये क्रिश्चियंस की ग्राउंड, हालांकि वहाँ सियासी जलसे भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं, और उनको वो उन्होंने सारा तोड़ फोड़ कर दिया और फिर उन्हें अपना वेन्यू शिफ्ट करना पड़ा। तो ये एक उन्होंने एक झलक दिखाई है कि हम आइंदा आने वाले दिनों में आपके साथ सख्ती से निपटेंगे। इरादा ये है कि 20 मई के बाद अगर इमरान खान कॉल देते हैं इस्लामाबाद आने की, तो इमरान खान को बनी गाला से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और जहां जहां इनके वर्कर्स हैं उनको वहीं रोक लिया जाएगा। और जिस तरह पिछले दफा हुआ था नवाज शरीफ के दौर में 2014 में कि वहां पर लोग आ गए थे और उन्होंने वॉशरूम्स बना लिए थे और खाना उनको पहुंचता था, इस मरतबा ये फैसिलिटीज उन्हें नहीं दी जाएंगी, ना वहाँ वॉशरूम्स बनाने की इजाजत होगी, ना खाना पहुंचाने की इजाजत। अदनान साहब, यहाँ पर जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों का इजलास बुलाया है और कुछ ये बातें भी हो रही हैं कि बहुत जल्द, कुछ लोग तो अगले हफ्ते का जिक्र कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कि बड़ा इंपॉर्टेंट है अगला हफ्ता और असेंबलियां तहलील हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आप समझते हैं कि ये इमरान खान का प्रेशर है, नून लीग प्रेशर में आ चुकी है या मैशत की वजह से प्रेशर में आ चुकी है, और ये हो सकता है कि ये असेंबलियां तहलील हो जाएं और फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ हम चले जाएं? अफवाहें फैली हुई हैं और कुछ अफवाहें ये हैं कि शायद असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और कोशिश की जा रही है कि 6 महीने के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दी जाए, उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन क्या इमरान खान इस बात पर मानेंगे, ये अभी पता नहीं है कि वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत पर राजी हो जाए। और दूसरे, मेरे ख्याल में, मेरा तज्जिया है कि नून लीग को तो बिल्कुल सूट नहीं करता, उनके बिल्कुल मुफाद में नहीं है कि इस जो है अभी इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाए, क्योंकि इस वक्त तो इमरान खान की बहुत तेज लहर चल रही है पंजाब, केपी और कराची में।
अगर अब इलेक्शन हुए तो वो तो बिल्कुल उड़ के रह जाएंगे, उनका तो भुकस निकल जाएगा मुखालिफ पार्टियों का, और इमरान खान स्वीप कर जाएंगे। तो सियासी तौर पे तो ये तो उनके मुफाद में नहीं है कि इस वक्त फौरी इलेक्शन हो। अलबत्ता ये हो सकता है कि वो राजी हो जाएं कि एक 6 महीने के लिए, साल के लिए टेक्नोक्रेट्स हुकूमत बन जाए, ताकि अगर बुराई का जो भी होना है बुरा, जैसे कि पेट्रोल महंगा, उनके कंधे पे चला जाए, उसका मुद्दा किसी और पे पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अदनान सर, आपने वक्त दिया सुबह में, एंड अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मामलात हों, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम लाइक ऑलवेज। खवातीन हज़रात, अदनान साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो इशारा भी दिया, और बेहतरी के लिए हम हमेशा दुआ कर सकते हैं। वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ, कुछ आइडियाज़ हैं आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे, लेकिन कुछ हालात हैं जो सामने लाना बहुत ज़रूरी है। वक्फे के बाद का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपकी सुबह हमारे साथ अच्छी गुजर रही होगी, इस दुआ के साथ कि आने वाले पल पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासी माहौल के लिए अच्छे हालात लेकर आए। तो शाहजेब, अगला जो हमारा है वही मुद्दा, ऐसी आप खबरें देती हैं, आप कहती हैं आपकी सुबह अच्छी गुजरे, आपका दिन अच्छा गुजरे, जो आप खबरें दे रही हैं वैसे ही दिन गुजरेगा ना लोगों का। इसलिए कि भाई कहीं तो कुछ तो सिल्वर लाइनिंग नजर आए, क्या करें, हर चीज में डिप्रेस तो नहीं हो सकते। खैर, अब हम जो बात कर रहे हैं वो एक और जाहिर खबर ही ऐसी है कि जो इस वक्त गर्मी की शिद्दत है और बिजली की बंदिश है, जिससे शहरी यकीनी तौर पर बहुत परेशान क्या है बल्कि एक अजियत में मुब्तला है, एक अजाब में मुब्तला है। शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है, रोजमर्रा के काम मुश्किल हो चुके हैं। इवन कि आप अब कोई काम कैसे कर सकते हैं कि इतनी गर्मी हो, घर में लाइट भी ना हो, पंखा भी ना चले, और बिजली तो खैर ना हो तो पर एसी तो पॉसिबल नहीं है, कोई कूलर भी पॉसिबल नहीं है, लू चल रही है, और लू चल रही है, हीट वेव हो रही है, ओफ अल्लाह। बिल्कुल। तो कराची में इस वक्त तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें लोगों से पता लग रहा है, हमें इलाकों की खबरें मिल रही है, हमारे नुमाइंदे हैं वो हमें बताते हैं। अक्सर हम जब बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से, तो वो इस तरह की बातें करते भी हैं, लेकिन खैर खबरें आ रही हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कभी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता शाहजेब। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस सूरत हाल पर इलेक्ट्रिक लाइसेंस कैंसिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। जो तमाम डिस्ट्रिक्ट है इसमें इलेक्ट्रिक के दफातर पर एहतजाजी कॉल दी गई है। किसकी जानिब से, ये हम बात कर रहे हैं जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी कराची की जानिब से अब एहतजाज किया जाएगा, तो इस एहतजाज से क्या नतीजा निकलता है, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन कराची वाले अब क्या करें, समझ से बाहर है। बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए हैं, माएँ जो हैं वो गर्मी में बच्चों को, शौहर को, घर को, सबको किस तरह देखें। लोग कारोबार बंद पड़े हैं, अजीब से सिचुएशन समझ आ रही है कि नौकरियां हैं नहीं, कचरे उठाने वाला कोई है नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। जी आप सब। बस अपना मुकदमा कराची के लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि वो जिसको भारी मैंडेट देते हैं वो तो इस मसले पर आवाज ही नहीं उठाते। देखें ना, आप पिछला एक तसलसल देख लीजिए, 30, 35, 40 साल का, और पिछले 4-5 साल का, 10 साल का, जिन लोगों को कराची के अवाम उम्मीद की नज़र से भारी मैंडेट देते रहे, उन्होंने तो पलट के नहीं देखा। उनकी किसी लीडरशिप को यहाँ लोकल ये फिक्र ही नहीं है। कराची के लोग बिजली से कितना बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं, पानी नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ आप हमारी बात पे यकीन नहीं करें, आपके जितने रिपोर्टर हजरात, कैमरामैन, आपके जितने जो है वो सहाफ़ी हैं, आप सिर्फ अपने इदारे के लोगों से एक सर्वे कर लें और उनसे पूछें वो जहाँ रहते हैं वहाँ पानी किस वक्त आता है। मुझे आपके अभी एक जो है वो कैमरामैन ने बताया कि 5 रमजान को पानी आया था आखिरी मरतबा, 5 रमजान को जो है आखिरी मरतबा पानी आया था, और रात को आया है तकरीबन 1.25 महीने के बाद। टैंकर डलवा के बस हो गई है। मिडिल क्लास गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं। बिजली का मामला ये है कि 12 घंटे, 14 घंटे, 9 घंटे, 7.5 घंटे, 3 घंटे, ये इन्होंने बनाया हुआ है। अनाउंस्ड अनअनाउंस्ड बिजली जा रही है। हम जो एहतजाज और जिद्दोजहद करते हैं वो तो हुक्मरानों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ये एक प्राइवेट कंपनी है के इलेक्ट्रिक। ये तो देखें हुकूमत का इदारा नहीं है, प्राइवेट कर दिया गया 17 साल से, और ये कहा गया था कि चूंकि हुकूमती इदारे ठीक काम नहीं कर रहे, ये प्राइवेटाइज होगा तो सेल्फ सफिशिएंट होगा, यानी अपनी पैदावार खुद पैदा करेंगे, नेशनल ग्रिड से बिजली नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि केईएससी
पहले भी अपनी पैदावार खुद करता था, कुछ नेशनल ग्रिड से लेता था। 17 साल में इन्होंने पैदावार में सिर्फ 17% इजाफा किया, जबकि सारिफीन का इजाफा 78% है। 18 लाख थे, अब जो है वो 32 लाख ऑफिशियल सारिफीन है। उसके अलावा लाखों वो लोग हैं जो कुंडा सिस्टम के तहत ऑफिशियल और अनऑफिशियली बिजली ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि टोटल फेलियर है कि आप 78% सारिफीन के इजाफे के साथ सिर्फ 17%, जबकि मुआहिदा ये हुआ था कि सिर्फ 3 साल में ये 1300 मेगावाट का इजाफा करेंगे, जो कि इन्होंने आज तक नेट इजाफा 300-350 मेगावाट किया 17 साल में। तो भाई लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हो? इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, सब्सिडीज इनको ज्यादा दी जा रही हैं। लेकिन सवाल ही पैदा होता है ना हाफिज महमूद साहब, लाइसेंस कैंसिल होने के बाद क्या होगा? मुकदमा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लड़ना है, इनका लाइसेंस आप कैंसिल करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? उम्मीद किससे लगाई जाए? हुकूमत से कि हुकूमत ही मसला हल करेगी बिजली का? नहीं, देख उसका तरीका है कि पहले सबसे पहले तो आप कौमी तहवील में लेकर कंपनियों को इनवाइट करेंगे, ठीक है ना? एक सिस्टम होता है ना, आप कंपनियों को इनवाइट करेंगे और मोनोपोली खत्म करें कि ये जो मोनोपोलाइज कर दिया कि एक पार्टी, एक कंपनी है, स्याह करे सफेद करे, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन सब इन्हीं के पास है। मीटर आपको शिकायत है कि तेज चल रहा है, किससे शिकायत कर रहे हैं? जिसका मीटर है उसी से शिकायत करने जा रहे हैं। वही बता रहे हैं नहीं साहब तेज नहीं चल रहा, सही चल रहा है। ये हाल है हमारा कराची वालों का, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आप ओवर बिलिंग हो जाए, इन्हीं की आईबीसीज में जाएंगे। 32 लाख सारिफीन और 3.5 करोड़ आबादी के लिए 100 स्क्वायर गज पर मुश्तमिल एक ऑफिस होगा। वो 100 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं आपको, जहां पर बहादुराबाद के करीब यहां मौजूद है नेपरा का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हम डिमांड कर रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है कि हर आईबीसी यानी जो कस्टमर सर्विस सेंटर है वहां पर अगर नेपरा का एक अफसर मौजूद हो तो कम से कम इतना तो हो जाएगा कि कोई आदमी अगर वहां से धक्के खा रहा है तो इनके पास जाकर रिपोर्ट करा दे। ऑफिशियल नहीं करते, सारी ऑब्जर्वेशन नेपरा की हेयरिंग में आती है। जमात इस्लामी एक पार्टी है, सिर्फ वाहिद पार्टी है, कोई नहीं आता है, मैंडेट लेके भाग जाते हैं और अब सिर्फ अपनी बोलियां लगवाते हैं। तो आप बताएं वो जो नेपरा की हर हेयरिंग में क्या लगता है जो आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के एहतजाज से कराची वालों के मसाइल हल करने में इस बार कामयाब हो जाएंगे? आपको लगता है इस तरह एहतजाज अब एक्सट्रीम इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, हम मुसलसल 4-5 दिन से जो हमने अनाउंस किया उसके और हमने कहा था कि हम 48 घंटे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उसके बाद हम हेड ऑफिस पे धरना देंगे। पिछले 48 घंटे में ये जरूर हुआ कि इन्होंने 20-30% इसके ऊपर काबू पाया है। मैं जो जितनी बात है मैं मानता हूं, इसलिए कि ज़ाहिर है इनके ऊपर जब एग्रेसिव होकर जब तक आवाज नहीं उठाएंगे लोग, जब तक इनको कान पे जू नहीं रेंगती, इन्होंने इसको किया है। अब हम हुकूमत से कहते हैं ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखें, खुर्रम दस्तगीर ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में हमने लोड शेडिंग सिफर कर दी है। अरे भाई, उसी वक्त कराची में 10 घंटे और 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। कराची को मुल्क का हिस्सा नहीं समझते क्या? जहां से रेवेन्यू लेते हैं, 54% एक्सपोर्ट लेते हैं, ठीक है ना? तो कराची वाले फिर क्यों डिप्रेशन में नहीं जाएंगे? आप हमें मुल्क का हिस्सा नहीं समझते, ऐसा नहीं चलेगा भाई। पूरा मुल्क के लोग यहां पर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमें लड़ाने की हर साजिश नाकाम भी हो गई है, तो हम इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई हमारा हक है कि हमें बिजली मिले, हमें पानी मिले, हमें सड़कें मिले। ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम मौजूद नहीं है। 20 बसें आती हैं तो विफाक वाले शादियाने बजाते हैं, 79 बसें आती हैं या 49 बसें आती हैं तो सूबाई हुकूमत भाई 14 साल से। अच्छा हाफिज महमूद रहमान साहब, जैसा कि बसें तो उनकी जिम्मेदारी भी सामने आ रही हैं आप लोगों की जानिब से भी और लोग भी शिकायत कर रहे हैं। आप लोग तो खैर नहीं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं कि भाई मीटर तेज चल रहे हैं हमारे। ये मीटर जो तेज चल रहे हैं इसको चेक कैसे किया जाए? क्योंकि आप जैसे कि कह भी रहे हैं कि जो मीटर तेज जिसका चल रहा है उससे ही थोड़ी शिकायत कर सकते हैं और करें भी तो कुछ नहीं करते। ये भी शिकायत आई है कि अवाम ने कहा लाइट नहीं आती है लेकिन बिल उतना ही आया और उससे ज्यादा आया जो पिछले महीने आया। कह रहे घर में हमारे 1 पंखा 2 पंखे चलते हैं लेकिन बिल हमारा कई हजार का आ जाता है, लेकिन बिल हमारा उससे भी ज्यादा जो पिछले महीने था। जी हाफिज साहब, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। एक मरतबा एक टीवी चैनल ने ऐसा मीटर दिखाया, मीटर काट काट के उन्होंने डाले हुए थे ट्रक में और मीटर कटा हुआ था, ट्रक में पड़ा हुआ था और उसका मीटर फिर भी चल रहा था। मैंने उसको मिसाल दी थी कि बाज़-औक़ात चुपकली को जब मारा जाता है तो उसकी दुम कट जाती है, मर तो जाती है, दुम मिलती रहती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो इन्होंने इस तरह, ये क्या क्या साइंस है हमें तो नहीं समझ में आता। तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है, टीवी पे चला है, सबने देखा है अपनी आंखों से। इसके बाद आ जाइए आप कि आप ये कह रहे हैं मीटर जो है ना ओवर बिलिंग, एग्जैक्टली यही बात है। हमारे दफ्तर में मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है के इलेक्ट्रिक का। सिर्फ एक पार्टी है जो के इलेक्ट्रिक को लगाम देने के लिए अमलन जिद्दोजहद करती है, ऑफिशियली कानूनी तौर पर भी, सड़कों पर भी, और जो हमसे हो सकता है हम करते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि इतना छोटा सा चीज दुकान है और उसके ऊपर 20 लाख का बिल आ गया,
एक घर है एक कच्ची आबादी के अंदर और उसके ऊपर जो है वो 30 लाख का बिल आ गया, 3 लाख का बिल आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील प्रोसेस करके हम नेपरा में दरखास्त लिखते हैं, वहां पर हियरिंग होती है, फिर ये करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिकवर करवाते हैं। लेकिन कितने लोग हमारे दफ्तर आ सकते हैं, कितने लोग अपना मसला हल करा सकते हैं? ये तो हुकूमत कहाँ है, नेपरा कहाँ है? ये नेपरा, हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का एक ऐसा इत्तेहाद बना हुआ है जिसके नतीजे में हमारे अवाम रुल रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं इनका लाइसेंस कैंसिल कीजिए। देखिए ये केस चला सुप्रीम कोर्ट में और नेपरा में ये बात चली कि भाई इनकी जो एक्सक्लूसिविटी है कि इनको एक ही कंपनी को इख्तियार हासिल है कि ये बिजली फराहम करें, इसको खत्म किया जाए। तमाम दलाइल दे दिए गए, कोई एक चीज भी इनके हक में नहीं जाती थी। इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं की, तो इन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस में 600% इजाफा हो गया 17 साल बिजली नहीं है और अब पानी का भी मसला है। पानी का हल कैसे? ना तो इंसान कहते थे नहाई लो जा रहा है, पानी भी जो है ना इन लोगों के एक साफ सुथरा पानी नहीं लोगों को मिल पा रहा। करें ये कोई अफसानवी बातें नहीं है, कोई मुहावरे नहीं है। बदतरीन सूरत हाल से लोग दो चार हैं। मैं तो देखें उन लोगों से कहता हूं कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, जो बड़े बड़े इलाकों में रहते हैं, उनके यहाँ भी बुरान है। देखें पानी तो डीएचए तक में नहीं आता, लेकिन ये आवाज नहीं उठाते। देखें बात यह है कि इन लोगों को ये चाहिए कि सोचें, जो इनकी इंडस्ट्री है, इनकी फैक्ट्रियां हैं, ये तो टैंकर डलवा लेते हैं, लेकिन इनकी जो लेबर आती है हजारों की तादाद में, वो बिजली की मारी हुई और पानी की मारी हुई आकर जब काम करती है तो वो कौन सी एफिशिएंसी मतलब है? हाफिज नईमुर रहमान साहब, अगर टैंकर में पानी आ रहा है इसका मतलब पानी अवेलेबल है, पानी है, वो नलकों में नहीं आ सकता, वो टैंकर में जरूर आ सकता है। दो बातें हैं। एक तो यह कि ओवरऑल पानी की शॉर्टेज है, तकरीबन 1/3 पानी कराची को मिल रहा है जितना उसको मिलना चाहिए, लेकिन जितना मिल रहा है उसमें भी माफियाज काम कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क सही नहीं है। वो भर्ती हुए लोग आज अपना रंग दिखा रहे हैं। वाटर बोर्ड में जो भर भर के जो है हमारे भाइयों ने भरे थे, हमारे ही दोस्त हैं, हम क्या करें, इसी शहर के लोग हैं, लेकिन मेरिट पे काम नहीं करोगे। लेकिन अब आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, एहतजाज के बाद उसका नतीजा क्या निकलता है कि कराची वालों के मसाइल हल होते हैं, नहीं होते हैं? उम्मीद हम करते हैं कि इसका कोई हल भी निकले, कुछ मसाइल हल भी हो। थैंक यू वेरी मच। जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से वो बता भी रहे हैं, जो कराची के मसाइल हैं, अरसे से हैं, वो हल होना बहुत जरूरी है। मगर उन्होंने कहा कि एहतजाज के बाद 20 से 30% जो है वो कमी आई है बिजली के लोड शेडिंग में। उम्मीद करते हैं और भी कमी आए और बेहतरी आए और पानी में भी। आगे प्रोग्राम में अगर आपको मैं एक बात बताऊं और हम इंशाल्लाह सेगमेंट की तरफ जल्दी से वो बात यह है कि इस्लामाबाद में एक स्ट्रीट वेंडर जिसका ठेला या खोखा होता है, वो औसतन क्या कमाता होगा? 34,000 रुपए, जो कि सिर्फ मुनाफा है। तो हम भी सोच रहे हैं, आम का मौसम आ रहा है, लेकिन यानी अंदाजे के मुताबिक एक खोखा पाकिस्तान में औसतन 1,14,708 रुपीज माहाना कमाता है, जिसमें 29% सिर्फ मुनाफा। और ये आप बता रही हैं रिविटलाइजेशन ऑफ स्ट्रीट इकोनॉमी इन पाकिस्तान, द केस ऑफ इस्लामाबाद के मुताबिक ये सामने आया है, जो प्रोफेसर नासिर इकबाल साहब ने रिसर्च की और रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट प्रोग्राम में ये पेश किया गया है, जिसमें ये पता लग सका है, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता लग सके कि किस तरीके से जो वेंडर्स हैं, जो हम खोखे देखते हैं छोटे छोटे सड़कों के किनारे लगे होते हैं, वो कितना कमा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली ये सोचा जाता है कि शायद उनकी आमदनी इतनी नहीं होती, लेकिन अगर इतनी आमदनी भी है, 34,000, वैसे इतनी महंगाई बढ़ गई है, ये भी कम है, लेकिन अगर 34,000 भी है तो इसका मतलब उनका गुजारा ठीक से हो रहा है। और ना सिर्फ उनका गुजारा ठीक से हो रहा है, बल्कि इन ठेलों से जो आसपास की दुकानें हैं उनको भी फायदा पहुंचता है। वो होता है ना कि अगर कोने में हम जा रहे हैं, चलो भाई फ्रूट ले लेते हैं, फ्रूट कहते हैं हाँ वो मार्केट ज्यादा अच्छी है, उधर ना बराबर में सुपर मार्केट भी है, वो भी ले लो। अरे कपड़े की दुकान है तो मेरे लिए कपड़ा भी ले आओ ना, खवातीन से ज्यादा करती हैं, डाई भी करवा लेंगे साथ में ना कलर। तो ये बहुत सारे काम जो है इस तरफ मजीद बाजारों को फायदा होता है, इसलिए हमारे साहब से बात करें। बिल्कुल करते हैं जी। प्रोफेसर नासिर इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुख्तस है, लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो ठेले वाले हैं वो 34,000 रुपए कमा लेते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो क्या समझा जाए कि जो स्ट्रीट इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो गुर्बत के खात्मे के लिए एक बड़ा किरदार अदा कर रही है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 0.75 मिलियन लोग स्ट्रीट वेंडिंग के तौर पे काम कर रहे हैं। और इसी चीज़ को अगर हम सामने रखते हुए, जैसे कि अभी आपने हमारी स्टडी का बताया जो हमने इस्लामाबाद रावलपिंडी में की है, उसके मुताबिक इनकी एवरेज इनकम जो तकरीबन 30,000 के करीब लगभग है। तो इसका मतलब जो इनकी हम एक मिनिमम वेज कहते हैं, उससे भी इनकी अर्निंग ज़्यादा है।
उससे भी इनकी अर्निंग ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि इनकी जो पावर्टी, जैसे हम इनकम कम होने की वजह से इश्यूज आ रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो पावर्टी को एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस तरह गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करती है जिसमें एसेट ट्रांसफ़र वगैरह का आपने सुना होगा, तो वो भी एक तरीका है पावर्टी ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्ट्रीट वेंडर्स के पास लाइसेंस नहीं होता, अगर लाइसेंस का उसूल आसान हो जाए तो कितना आपको लगता है उनको फ़ायदा होगा, या वो चाहते भी हैं उनके पास लाइसेंस हो या ना हो? ज़रा उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। ये बहुत बड़ा इशू है। इस्लामाबाद में भी हमने जो स्टडी की है 90% से ज़्यादा लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वक्तन फ़वक्तन उनके ठेले उठा लेती है, उनका मटीरियल उठा लेती है। और हमारी स्टडी ये कहती है कि अगर एक दफ़ा किसी का ठेला उठाया जाता है तो कम अज़ कम जो उसको लॉस हो रहा है वो उसके 2 महीने का प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर उसको एक लॉस हो रहा है, एक दफ़ा उसका ठेला उठाया जा रहा है तो उसको 2 महीने का लॉस हो रहा है, जो रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये आप इंक्रोचमेंट के नाम पे सुनते हैं कि कभी सीडीए उनको उठा रहा है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन उनको उठा रही है। तो अगर इसको हम स्ट्रीमलाइन कर दें और उनको एक लीगल स्पेस प्रोवाइड करें, पाइड ने एक मिलके सीडीए के साथ और एहसास के साथ एक रेडी बांध का प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिसमें ये किया जा रहा है कि उनको वेल डिफाइंड खोखे दिए जा रहे हैं, उनको स्पेसेस दी जा रहे हैं। जब हम अब उनको दोबारा स्टडी कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है एक तो उनकी इनकम बढ़ रही है, दूसरा उनको एक सिक्योरिटी मिलती है। वो कहते हैं कि जी ठीक है, अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोटेक्शन भी दी जा रही है, प्लस उनकी एक बिजनेस एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं, उनको अब कोई थ्रेटन भी नहीं कर रहा। प्रोफेसर जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के नाम पे उनको उठाया जाता है, अगर उनको उठाना ही है तो फिर उनको लगाने ना दिया जाए। ये भी एक किस्म की ड्रामेबाजी है जो हम देखते हैं कि उनको उठा दिया जाता है, अगले दिन यही बात है कि हम पहले काम शुरू करते हैं और फिर जब एक बिजनेस डेवलप हो जाता है उसके बाद हम उसको खत्म करते हैं। बिल्कुल, साथ में ये जरूर बताइएगा प्रोफेसर साहब कि कानूनी हैसियत देने से देखिए इसके जैसे अभी गुर्बत के खात्मे में भी मदद मिलेगी हमें। बिल्कुल मिलेगी। देखिए अगर उनके इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, दूसरा हमारी स्टडी ये कहती है कि सिर्फ वो खुद काम नहीं करते, वो अपने साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। उनकी लिंकेजेज है, वो मंडी के साथ ट्रेड करते हैं, वो होलसेलर के साथ ट्रेड करते हैं। जैसे आपने खुद बताया कि इससे शॉपकीपर की भी इनकम बढ़ती है। ये सारे लोग इसमें मेनली जो है वो माइग्रेटेड है, पुअर एरिया से यहाँ बड़े शहरों में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रा बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं। तो ये गुर्बत के खात्मे के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम बन सकता है। और हमारा तो आइडिया ये है कि इसको एक पूरे मुल्क पे अगर हम सोचा जाए और इसको इस तरह से एक्सपेंड किया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए और इनको थोड़ी सी स्किल भी दी जाए, ताकि ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकें और ये अपनी जो सेल्स है उसको बढ़ा सकें, थोड़ा लीगल सपोर्ट दी जाए ताकि ये अपना एक एक्टिव रोल प्ले कर सकें। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब। रिसर्च में एक और चीज सामने आई है कि इन वेंडर्स के होने से जो मार्केट्स हैं उनके आसपास उनको बड़ा फायदा होता है। तो क्या ये बात सच है, और अगर है तो कितना उनको जो है वो फायदा होता है, जरा बताइएगा प्लीज। देखिए ये कोई एक स्टैंड अलोन बिजनेस तो है नहीं, इसको हम माइक्रो इंटरप्राइजेस भी आप कह सकते हैं, एक छोटा बिजनेस भी कह सकते हैं जो अकेला बंदा कर रहा है। अब होता ये है कि ये मेनली हब में होते हैं या सेंटर में ये लोग अपनी स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे होते हैं। तो एक कस्टमर जब इनके पास आता है या शॉप के पास आता है तो दोनों का इंटरेक्शन होता है। जैसे आपने खुद भी अभी अपने बयानी में कहा कि जब अगर शॉप पे बंदा आता है तो उसके पास एक अट्रैक्शन होती है कि स्ट्रीट वेंडर के पास सस्ती चीज़ होगी, मैं यहाँ से खरीद सकता हूँ। या स्ट्रीट वेंडर के पास एक बंदा आता है जो वहाँ से प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो उसके पास एक इंसेंटिव होता है, चले मैं मार्केट तो आ गया हूँ, वाई नॉट आई कैन बाय सम अदर प्रोडक्ट एज वेल। और जब हम इसकी पूरी स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि एक पूरी मार्केट है इनकी, ये कहीं से इनपुट्स ले रहे होते हैं, कहीं उसको स्टोर कर रहे होते हैं, तो ये पूरा एक सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी मार्केट इकानमी जनरेट होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है गुर्बत के खात्मे के लिए और एक सस्ता कारोबार है। ये भी नहीं कि इस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको, बिल्कुल सस्ता कारोबार है, गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है। ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। इस पर कुछ सोचना चाहिए कि इनको लाइसेंस दिया जाए ताकि अपना जो बिजनेस है वो बगैर किसी टेंशन के कर सकें। उनके ठेले रोजाना की बुनियाद पर उठाए ना जाएं, हर महीने ना उठाए जाएं, उनको तंग ना किया जाए। प्रोफेसर नासिर इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सब कुछ। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं।
मसला है गर्मी का। और गर्मी का इतना मसला है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है लोग परेशान होते जा रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था लोड शेडिंग का, लेकिन लोड शेडिंग जब होगी तो और गर्मी भी होगी तो फिर लोग कैसे जिएंगे, कैसे जिंदगी गुजारेंगे। पसीना पसीना इस वक्त हर तरफ शहरी जो है उसमें जो है वो भरे हुए हैं, परेशान हैं। बाहर निकलते हैं तो परेशान है, घर जाते हैं तो सुकून नहीं मिलता, घर में पंखा नहीं चलता, बाहर जाते तो हवा नहीं चलती, धूप ऐसी होती है कि उसमें बुरा हाल हो जाए आपका। तो ये जो गर्मी अरूज पर है सिंध और बलूचिस्तान में खास तौर पर, इसमें कराची में भी हम देख रहे हैं कि सूरज जो है वो आग बरसा रहा है, वो आग बरसा रहा है। आपको महसूस हुआ? मुझे क्यों, मैं चाइना में रहती हूँ, मुझे महसूस नहीं होगा। ऑफ कोर्स महसूस हुआ, गर्मी में हम निकलते हैं, गर्मी में हम काम करते हैं, लेकिन बाकी थैंक यू ब्रो। लेकिन इतने लोग हैं जो गर्मी में बेचारे बाइक पे निकले हुए होते हैं, बाहर सड़कों पे खड़े होते हैं। हमारे साथ वेदरमैन जवाद बेमन साहब मौजूद हैं। जवाद भाई, गर्मी का क्या मामला है? शिद्दत टूटेगी, सिंध में तो बहुत ही बुरा हाल है। दादू जवाब पहले तो आप खबरें देते थे बारिश की, आजकल बारिश की खबरें नहीं दे रहे। किसी ने नाराज किया है? बारिश से कुटी चल रही है आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। बारिशों का फिलहाल जो है सीजन में थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा गर्मी और बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जो है वो और हमें वेट करना पड़ेगा। रही बात गर्मी के हवाले से, तो इस वक्त जो शदीद गर्मी की लहर थी मुल्क भर में, उसका कल से कुछ हद तक उसमें कमी आ गई है। कह सकते हैं कि ये अपने इख्तिताम की तरफ है फिलहाल, जिसमें कराची में परसों जैसे हमने देखा कि तकरीबन 42.8 यानी कि तकरीबन 43 डिग्री ही ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ, लेकिन कल जो है वो तकरीबन 36 से 37 डिग्री तक टेम्परेचर आ गए थे। फील्ड लाइक भी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया था। अब अगले 3-4 दिन जो है ये सीजन टेम्परेचर चलेंगे कराची समेत सिंध के तकरीबन एरियाज में, लेकिन क्योंकि मई का महीना है, ये गर्म तरीन महीना कहलाता है साल का, तो सीजन टेम्परेचर का मतलब भी यही है कि टेम्परेचर 38, 39, 40 डिग्री के आसपास जो है वो रहेंगे। अलबत्ता इसके बाद जो है वो 18 या 19 तारीख से जो है वो एक और गर्मी की लहर जो है वो दोबारा सिंध में दाखिल होगी और अगेन ये तकरीबन एक हफ्ता जो है मजीद कंटिन्यू करेगी। अच्छा जवाब मुझे ये बताइएगा, मैं गिर गई सुन गई। बड़ी अफसोसनाक बात है कि दोबारा से आ सकती है। मुझे बताएगा, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, किसानों से कुछ खबरें आ रही थी कि जैसे फसल खराब हो रही है, हमने गेस्ट भी बुलाए थे, उनसे भी बात हुई कि इस दफ़ा गर्मी जो है वो जल्दी आ गई। क्या ऐसा भी है कि इस बार अप्रैल में मई में गर्मी ज़्यादा पड़ी है जो कि आगे चलकर पड़नी थी, या मई ऐसा ही होता है? बिल्कुल शाजिब भाई, देखें इस दफा गर्मी का जो सीजन है वो काफी हद तक जल्दी आ गया है। जिस तरह हमने पिछले कई यानी कि जल्दी खत्म भी होगा? नहीं, जल्दी खत्म नहीं होगा। देखिए सीजन प्रोलॉन्ग हो गया है। मार्च से ही हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक हीट वेव्स आना शुरू हो गई है। अप्रैल में जो है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही। अमूमन अप्रैल जो है वो इस तरीके का हमारे यहाँ नहीं होता है। रिकॉर्ड तोड़ का मतलब यही हुआ कि गैर मामूली है। और मई के महीने भी हमने ये देखा कि जिस तरह मई के महीने में एंटर हुए हैं, ईद के दिनों से ही जो है वो काफ़ी गर्मी जो है वो पड़ना शुरू हो गई थी। तो ये थोड़ा हद तक अनयूजुअल है। अच्छा, मई का महीना अमूमन हम देखते हैं कि गर्म और खुश रहता है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो ह्यूमिडिटी का जो फैक्टर है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिस वजह से फील्ड लाइक टेम्परेचर भी एक तो ज़्यादा है, और फिर ये जो चीज़ें हैं ये फसलों पर भी जो है वो नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर डालती हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जवाद भाई। इंशाल्लाह फिर आपको तकलीफ देंगे, बट होपफुली अच्छी बातें और खबरों के साथ। यू हैव अ ब्लेस्ड डे एंड अ ब्लेस्ड हीट वेव। आपको भी अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन हीट वेव के होने के नुकसानात या गर्मी के जो मैं कहती हूँ ना, मेरा बेचारा शादिब भी कहता है कि वो आने के लिए तो बिल्कुल डाउन हो गई। उसके एक और भी वजह है कि सर में दर्द होना, तबीयत बहुत ख़राब होना। आज से काफ़ी बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए हैं। बच्चे इस वक्त जो है वो गर्मियों में जा रहे हैं। जिस तरीके से उनका जो बैग्स का वजन अलग है, एग्जाम्स का प्रेशर अलग है, उस पर उनको बेसिकली हम लोगों के बहुत ज़्यादा गुड लक और दुआएं माँ बाप के लोग भी गुड लक, लेकिन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है लोगों के लिए। उस दिन में बहुत हम लोग रास्ते में थे तो हम देख रहे थे, बिल्कुल एक यंग सा बच्चा जो है वो बाइक पे जा रहा था। उसको गर्मी ना, उसको समझ नहीं आ रहा था वो हीट किस तरह उसके मुंह पे लग रही थी ना, तो उसका चेहरे से लग रहा था कि ये किस तरीके से मैं बचूं इस हीट से। वो एग्जाम्स देते हुए मैं देख रहा था कि बच्चों का पसीना बेचारों का बहता हुआ ऐसे अपनी पेपर शीट पर जा रहा था कि वो पूरा भीगा हुआ था। तो ऐसी गर्मी हो, ऐसी हीट वेव हो, तो उसमें क्या एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी है? जिस्म के कौन से हिस्सों को बचाना है, कैसे बचाना है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिल्द की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों को मजीद मसाइल हो जाते हैं, वो उलझन का शिकार होते हैं, सर दर्द शुरू हो जाता है,
फिर जाहिर बात है जब हम हीट स्ट्रोक की बात भी करते हैं मुश्किलात बढ़ जाती हैं और गर्मी दानों का इशू भी हो जाता है कुछ लोगों को। तो ये जो इश्यूज हैं सारे, इनको सॉल्व कैसे करें, एहतियात कैसे करें? हमारा जो फोकस है वो इस पे है कि गर्मी तो जाहिर हो रही है, एहतियात कैसे की जाए, बाहर तो निकलना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, ऑफिस भी जाना है लोगों ने, तो इसमें एहतियात किस तरीके से की जा सकती है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, इनकी राय लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर हिरा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हिरा, आपको खुशामदीद कहेंगे सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग। लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ साथ सवाल मेरा आपसे यही है कि हीट वेव से बचा कैसे जाए? अपने आप को हीट वेव से प्रोटेक्शन के लिए हमने अम्ब्रेलाज का यूज करें। हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है इतना ज्यादा, बट अम्ब्रेला हम डायरेक्ट हीट एक्सपोजर का अवॉइड करें। पीक सनशाइन के जो टाइम होते हैं आपके हैं 10:30 बजे के ऑनवर्ड, तो आगे की जो धूप होती है वो बहुत ज्यादा स्कॉचिंग बीम्स होती हैं जो आपको डिहाइड्रेट कर सकती हैं। तो ऐसा कोई भी टाइम जिसमें तपिश ज्यादा हो सूरज की, उस वक्त आप अवॉइड करें धूप में निकलना, गैर जरूरी तौर पे अपने आप को सन से एक्सपोज करना। स्किन की केयर के लिए सनब्लॉक जरूर लगाएं। हमारे यहाँ सनब्लॉक लगाने का भी कोई ट्रेंड नहीं है, अम्ब्रेला यूज करने का कोई ट्रेंड नहीं है। कैप्स पहने ताकि हमारा डायरेक्ट जो है सन के साथ एक्सपोजर ना हो, और पसीना जो हमें आ रहा है वो डिहाइड्रेशन क्रिएट कर देता है बॉडी के अंदर, उसको अवॉइड किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, इस मौसम में कौन लोग ज्यादा ख्याल रखें? क्योंकि इस तरह अभी हमने भी जिक्र किया, बच्चों के भी एग्जाम्स हो रहे हैं, वो भी स्ट्रेस में अलग होते हैं ऑफ कोर्स, उनको भूख प्यास वैसी खत्म हो जाती है टेंशन की वजह से। तो क्या करना चाहिए ज़ईफ लोगों को, बीमार लोगों को, बच्चों को क्या ख्याल करना चाहिए? जी, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। हमें एज पेरेंट्स, एज डॉक्टर या एज एल्डर गार्जियन बच्चों को भी और अपनी गाइड करना चाहिए कि हाइड्रेशन हर वक्त वाटर बॉटल साथ हो। और बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो फिर उनको ORS प्रोवाइड किया जाए, जो नमक और चीनी का महलूल हम आम जबान में कह सकते हैं। और इसके अलावा हमें बहुत ही लाइट डाइट जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा हो, फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन, मेलन, क्यूकम्बर, इस तरह की जो लाइट दही जो चीजें आपको हाइड्रेट रखती हैं बॉडी को, उन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि वाटर लॉस ना हो बॉडी से। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब गर्मी की वजह से ना क्या होता है कि खाने का दिल बहुत कम चाहता है, प्यास ज्यादा लगती है, तो ये एक बड़ा एक चैलेंज होता है। लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में नहीं जा रहे होते, हेल्दी कार्ब्स नहीं जा रहे होते। इसके साथ डॉक्टर साहब जो सर में दर्द की शिकायत और इस किस्म की शिकायत होती हैं, उलझन होती है, क्या ये इसी का नतीजा होता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रही होती है, गर्मी लग गई होती है, लू लग गई होती है? बिल्कुल, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको हेडेक, चक्कर, बंदा एट टाइम्स इन सीवियर कंडीशंस अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो उसकी सूरत में हमें फिर कोल्ड पैक्स और कोल्ड बाथ, इन चीजों का ज्यादा आप कह लेंगे प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हीट स्ट्रोक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इस तरह कहा कि इस तरह ये हो जाता है, जैसा शाहजेब ने भी कहा सर का दर्द होता है, लोग जो हैं पैराडोल ले लेते हैं, हम लोग भी उनमें से ही हैं जिनमें हम लोग ने धूप में हम आ रहे थे, तो जो जब धूप की वजह से क्या होता है कि हमारे जो वापसी का टाइम होता है ना 11:30, 12, 12:30, ये बड़ा पीक का टाइम होता है हीट का। मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज फर्स्ट हैंड इन्फो है, हम लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम लोग रेगुलरली तौर पे या तो कोई पैराडोल ले रहे हैं या माइग्रेन हिट कर गया तो हम माइग्रेन की दवा ले रहे हैं। तो उस सूरत में क्या इस तरह पैराडोल पैरासिटामोल वगैरह लेना ये सही है? और ये सेल्फ मेडिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है खासतौर पर, इसको समझना बहुत जरूरी है। कितने हद तक लिया जा सकता है, जरा क्लियर कर दीजिएगा डॉक्टर साहब। देखिए, ये हमें कॉज को ट्रीट करना होता है, तो हेडेक के कॉज को ट्रीट करना है। हेडेक में नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ दी कि आप पैराडोल यूज कर लें ऐसे किसी कॉज में कि आपको पेन ट्रिगर हो रहा है, नो। चक्कर को आपको अलग लेना होता है और रीजन को डायग्नोज करके उसके हिसाब से मेडिकेशंस देनी होती है। सेल्फ मेडिकेशंस को हद्दुल इम्कान अंदाज में आपको इसको अवॉइड करना है। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपने कभी भी नहीं करना। और गर्मियों में खास तौर पे जब आपको हेडेक हो रहा है तो सबसे पहले आपने बेसिक से शुरू करना है, जो हाइड्रेशंस हैं या शुगर लेवल अपने चेक करने होते हैं। उसके बाद व्हेन यू गेट योर बेसिक डायग्नोसिस, उसके बाद आपने अपने मेडिकेशंस की तरफ जाना होता है। विदाउट नोइंग द बेसलाइन कॉज यू कैन नॉट गो फॉर मेडिकेशंस। अच्छा डॉक्टर साहब, अब शाहजेब और मैं भी आपसे कुछ और एक सवाल करना चाहूँ। शाहजेब, आपने नोट किया है कि गर्मी जैसे शुरू होने वाली होती है
सर में दाने शुरू हो जाते हैं, जिस्म में गर्मी दाने शुरू हो जाते हैं, पसीना आता है, पसीना आता है, कितनी उलझन होती है, स्किन कितनी चिपचिप हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जो स्किन में अलग अलग तरह की रैशेस हो जाते हैं या दाने हो जाते हैं, तो डॉक्टर साहब से मैं कहूंगी सिर्फ प्रिकली हीट पाउडर के बारे में भी कोई सवाल हम ये समझ जानना चाह रहे हैं कि गर्मी में जब बाहर निकला जाए तो एहतियात किस तरीके से की जाए, जैसे कि डॉक्टर साहब बता भी रही हैं किन ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, किन फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और बिला वजह आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, एहतियात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन डॉक्टर साहबा यहाँ पर हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है कि हमारे यहाँ बड़े एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, खासतौर पर गर्मी की बात करें कि ये जो गर्मी दाने हो जाते हैं, ये गर्मी दाने बेसिकली क्या है और इसको ट्रीट करने का तरीका क्या है या इससे निजात पाने का तरीका क्या है? गर्मी दाने अब बेसिकली हमारे पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है, जिसके नीचे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीने के बदूद। जब आप एक्सट्रीम टेम्परेचर पे एक्सपोज होते हैं तो जब स्वेटिंग होती है, एट टाइम्स हमारी बॉडी को ऑयल बाहर आता है और फिर हम इसको सीबम भी कहते हैं। इन ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन भी एट टाइम्स हो जाती है एक्सट्रीम टेम्परेचर से एक्सपोज होने से। तो ये फिर प्रिकली हीट के तौर पे या फिर जिनको आप आम जबान में गर्मी दाने कहते हैं, उस तरह ये सामने आते हैं। इसके लिए आपने ये करना है कि अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कोल्ड कंप्रेशंस, मतलब कि बर्फ आप रब करें उन जगहों पे, हर किस दानों को ना दबाएं। प्रिकली हीट पाउडर्स हैं, प्रिकली हीट क्रीम्स हैं, उनको यूज किया जाए, आइस पैक्स को यूज किया जाए, कोल्ड बाथिंग की जाए, नहाया जाए ठंडे पानी से, गर्म पानी को इससे इज्तनाब किया जाए। अगर आपको दाने आ गए हैं तो उनसे इज्तनाब किया जाए, पतले और खुले कपड़े पहने जाए गर्मी के अंदर। उसके अलावा मैंने आपको जैसे डाइट बताई कि ऐसी डाइट्स जो आपके बॉडी के पीएच को लो रखें, मतलब ज्यादा गर्मी ना पेट के अंदर डेवलप होने दें जिसकी वजह से ये गर्मी दाने बाहर आए। बार बार नहाएं, अपने जिस्म के ऊपर तेल ना आने दें, जो धूप की वजह से आपकी बॉडी का जो ऑयल होता है, स्किन का ऑयल, वो बाहर आने लगता है। तो दैट कॉजेज बेसिकली क्लॉगिंग ऑफ योर पोर्स। तो आपके स्वेट ग्लैंड होते हैं उनको क्लॉग कर देते हैं, उस वजह से फिर कहीं इन्फेक्शन होती है, कहीं पस वाले दाने निकलेंगे, कहीं वाटर फिल्ड निकलेंगे, कहीं सादे निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेरा, आपने वक्त निकाला और सबसे पहले पाकिस्तान में आपने जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ख्वातीन हज़रात, यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन जाते जाते वो वाली बात कि गर्मी से आपने बचना है। वाकई शुरू में भी हमने बात की, बिजली और पानी दोनों का चैलेंज है, हाँ, लेकिन देन अगेन आप और मैं एज शहरी पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं, क्या बेहतरी ला सकते हैं? रहिएगा हमारे साथ वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक बार फिर शाज़ेब और माइक से तने का बेहद शुक्रिया। और चूंकि अब हम बहुत ही अहम गुफ्तगू करने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है आपके लिए, शाज़ेब आपको बताएंगे कि शाज़ेब हम क्या आज बिल्कुल होनहार तालिब इल्म से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। नाबीना अफराद के लिए एक ऐसा असिस्टेंट बना दिया है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस बना दी है जिसके लिए जिसको इस्तेमाल करने से नाबीना अफराद जो है उनको बड़ी मदद मिलेगी। और इसको नाम दिया गया है इनविजन आई का। ये सिस्टम नाबीना अफराद के लिए आंखों का काम करेगा। ये आंखों का काम कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा? सीरियसली तो बहुत ही मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की बात सुनी है कि नाबीना अफराद के लिए आंखों का काम करेगा विदाउट सर्जरी, विदाउट ट्रीटमेंट। नहीं, ये बेसिकली इसके बारे में कहा जा रहा है कि डिवाइस आप उनके गले में पहना दें। हाँ। ये जो आपके सामने ऑब्जेक्ट्स आएंगे या कोई शख्स होगा, कोई भी, उसको डिटेक्ट करेगा और उनको इन्फॉर्म करेगा। लेकिन ये किस तरीके से काम करता है, ये कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या वाकई नाबीना अफराद को इससे मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने ये डिवाइस बनाई है, मोहम्मद हमजा खान, वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। हमजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक है? खैरियत से। अच्छा हमजा, सबसे पहले तो मुझे बताएं ये डिवाइस बेसिकली है क्या? बेसिकली इसका बेसिकली ये जो है इनविजन आई है और ये AI बेस्ड आई की तरह मतलब वर्क करता है। जो ब्लाइंड पर्सन है वो इसे हैंग करेगा और उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है ना तो वो उसे डिटेक्ट करेगा। लाइक पर्सन आता है, चेयर आता है, सोफा आता है, कबर्ड आती है या लैपटॉप आता है, कुछ भी आता है तो वो उसे डिटेक्ट करके उसको वॉइस फीडबैक भेजेगा कि तुम्हारे सामने ये ऑब्स्टिकल आ रहा है। मतलब बताएगा भी कि तुम्हारे सोफा आ रहा है या टेबल आ रही है, नेम भी बताएगा और उस पर वॉइस फीडबैक दे देगा। तो आपने किस तरह के ऑब्जेक्ट्स का जो है अब तक इसको इनलिस्ट किया हुआ है इस डिवाइस को?
इसमें बेसिकली जो मैंने ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं 180 तक के मैंने मतलब मॉडल्स डाले हैं। आप दिखा भी सकते हैं, हाँ, बात करते कैमरा करते डिवाइस डिवाइस बनाने का। दिखाएगा। आपका कैमरा वो है, आपका कैमरा वो अच्छा, है। ये रिचार्जेबल है डिवाइस? जी, ये बैटरी से कनेक्टेड है और इसकी बैटरी बैकअप 8 आवर्स है। मतलब ये बढ़ भी सकती है, जितने mAh हम इसके बढ़ाएंगे तो वो उतना बैकअप। यानी कि आप ये कह रहे हैं ये डिवाइस जैसी ऐसी है चार्ज इसके साथ इसको आप गले में पहन लें और ये आपको जितनी ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आएंगे उनको बताएंगे। अच्छा ठीक इसको है, हम कोशिश करेंगे। क्या ख्याल आया हमजा आपको ये डिवाइस? बेसिकली ये पिछले रमज़ान की बात है, तो मैं मतलब रमज़ानों में जब मैं मस्जिद जाता तो वहाँ पे एक मैंने ब्लाइंड पर्सन को देखा, अंकल थे, उनके साथ एक बेटे आते थे उनके, तो वो उन्हें असिस्ट करते थे 5 वक्त की नमाजों में। 5 वक्त लगातार आते थे, वो नमाज पढ़ते, नफले पढ़ते और फिर असिस्ट करके उनको घर ले जाना फिर तो मुझे फील हुआ लाइक हम जो है ना इससे मतलब मैं इसके लिए आसानी पैदा करूँ कि ये कितना इशू हो जाता है कि ब्लाइंड पर्सन के साथ एक फिर असिस्टेंस का जो होना है वो उसके लिए भी फिर जो है ना इशू हो जाता है। तो ये डिवाइस अफोर्डेबल है अगर आप ये बना लेते हैं और ये इस तरीके से इसकी प्रोडक्शन शुरू होती है, तो क्या ये डिवाइस नॉर्मली इस्तेमाल की जा सकती है, इजीली खरीदी जा सकती है? शाहजेब भाई बिल्कुल, इसमें जो पहले मैंने रिसर्च की ना, जो हमारे पाकिस्तान में 2.5% जो है ना लोग ब्लाइंड हैं और जो ब्लाइंड लोग हैं उसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर मिडिल क्लास और पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि कम से कम जो है ना मैं इसको मतलब ला सकूं। तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि डिवाइस तो आ गई है हमारे स्टूडियो में, अभी हम इसको चेक कर सकते हैं? कुछ ऐसी टेस्टिंग हो सकती है? जी, इसमें टेस्टिंग में जैसे पर्सन को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पर्सन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये हम चेक करते हैं। बस से 2-3 सवाल कर लूंगी, मेरे हाथ में आपको भेज दूंगी। हमजा, ये जो यहाँ पर USB पोर्ट्स हैं या HDMI पोर्ट्स हैं, ये किस लिए हैं यहाँ पर? ये बेसिकली मैंने अपने लिए ऑप्शनल डाले थे काम के लिए, मैं क्योंकि काम वगैरह करता हूँ, इसमें कुछ और चीजें भी मैं इसमें ठीक है। यानी कि अगर कोई अटैच करके यूज भी करना चाहे, अपने लिए यूज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, ये हमजा बता रहे थे कि ये जो है वो उनके हेडफोन्स हैं जो कोई भी लगा सकता है अपने कानों में। यहाँ पर कैमरा डिवाइस है, तो ये हमजा फिर बताएंगे आपके कैसे चलेगा। ये लीजिए नाम। जी हमजा, अब आप असल में समझना चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से एक नाबीना शख्स को मदद देगी ये डिवाइस, कि वो इजीली जब चल रहा होगा सड़क पर, क्योंकि अभी तक हम ये देखते हैं नॉर्मली एक स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई साथ होता है, बिल्कुल, या साथ होता है, असिस्ट कर रहा होता है, या स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर वो उनको बताता रहता है कि भाई आपने जैसे देखें आप सामने, तो ये आपको पर्सन बता रहा होगा। ठीक है, तो आवाज आई है ऑन है? आवाज हमें नहीं आई, हमें नहीं आएगी ना, बहुत कम आएगी। मुझे दिखाएगा आवाज आ रही है इसमें? जी आ रही है, आप ये सुन। अच्छा, हम चेक करते हैं कि आवाज कैसी आ रही है, फिर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। माइक की तरफ भी कर सकते हैं हम। हाँ, अब देखिए उन्होंने कैमरा क्योंकि मेरी तरफ किया है और उस कैमरे ने मुझे डिटेक्ट किया है, तो मुझे आवाज ये आ रही है कि आपके सामने एक पर्सन है। ठीक है, मैं टीम आपको भी माइक पे बताती हूँ, आप लोग देखिएगा अगर ऑडियो ये बता रहा हो, ऐसे बताएगा हमजा? जी जी, ऐसा करके बताएगा। मैं माइक की तरफ रखें तो वो आपकी तरफ बताए, देखिए आवाज आती है। माइक पे रखिएगा, नहीं इस साइड पे। जी जी, मेरी तरफ करें। पर्सन की आवाज आई। हम कामयाब हो गए ये एक्सपेरिमेंट करने में, हमने आवाज भेज दी ऑन एयर। अच्छा, हम पर्सन की आवाज आ रही है। ज़ईफ अफराद भी होते हैं जिनकी नजरें कमजोर हो जाती हैं, वो लोग भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पार्शली विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं मतलब वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी इनोवेशन है कि मतलब ब्लाइंड पर्सन जब पहने तो उसको असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक होता है ना फीलिंग के मैं किसी पे बोझ हूँ, तो वो बोझ वाली जो फीलिंग है वो एंड हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कितने डिस्टेंस से ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट कर लेता है कि अगर आप वॉक कर रहे हैं और आपके कोई चीज फासले पर है 2 फुट पर, तो आपको पहले पता होना जरूरी ताकि आप उसे टकराए ना? जी, ये मैक्सिमम 4 फुट की डिस्टेंस पे बता देता है। 4 फुट से बताया। 4 फुट पे इसकी टेस्टिंग मैंने की है। कितने टाइम में बनाया है ये? 6 मंथ्स इसको लगे। 6 मंथ्स लगे। अच्छा, और आपने वो साहब आपकी इंस्पिरेशन बने जिनको आपने वो, और एक मैं आपको एक और चीज बताऊं कि कल मगरिब असर से मगरिब में मुझे एक कोरिया से कॉल आई, मतलब ये लोगों ने वायरल किया, तो वहाँ से एक साहब ने मुझे कहा कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो मैंने कहा कि अभी ये मेरा बैरियर यूनिवर्सिटी का FYP प्रोजेक्ट है, तो मैंने अभी एज अ प्रोटोटाइप है, तो मैं इसे अभी मार्केट में इंशाल्लाह लाऊंगा जब मुझे कोई रीच होगी। तो उन्होंने अपनी वालदा को दे दिया। तो उनकी वालदा मतलब खुशी के मारे रोने लग गई, और उन्होंने कहा लाइक
वो ऐसे होने कि उनको एक होप मिल गई है कि कोई जो ब्लाइंड पर्सन के लिए मतलब कोई पीछे सोचने वाला है, तो वो वाली जो थिंकिंग थी वो आ गई। और मुझे भी एक तो मतलब आपने सोचा है कि हाँ बिल्कुल इसकी आप प्रोडक्शन भी करें, मार्केट में लेके आए, और मार्केट में लाने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट की होती है। तो किसी के साथ अभी तक आपको फंड्स की बात हुई है, किसी ने कहा कि हम आपके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, आपको हम फंड्स प्रोवाइड करते हैं, आप इसकी प्रोडक्शन शुरू करें? अभी तो फिलहाल किसी ने भी मुझे कोलैबोरेशन के लिए नहीं कहा, लेकिन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी इस पोस्ट को वायरल किया, मैं उसके लिए सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। और जैसे कि ये पहले तो मेरा प्रोटोटाइप था, और लेकिन अब जैसे कल मैंने लोगों के और काफ़ी ब्लाइंड फैमिलीज़ ने मुझे मतलब कांटेक्ट किया, तो मैं अब इसको मैंने सोचा कि अब इसको मार्केट में लाना एक ज़रूरी है। अच्छा, इसमें सिर्फ इंग्लिश है अभी जी? इसमें वो बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम बना रहा तो सिर्फ इंग्लिश को मैंने रखा, लेकिन ये हो सकती है कि इसको उर्दू में भी किया जाए। जी वो बिल्कुल हो सकता है, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोडिंग के इंशाल्लाह। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि इसके लिए आप इसको रजिस्टर करा लें ताकि कोई और इसको जो है ना वो ना कर सके, इसकी कॉपी ना हो सके, इसको जो है वो बनाकर अपने नाम से कोई ना कर ले, क्योंकि आप एक नौजवान होता है वो जब स्टार्ट कर रहा होता है उसकी एक ऑब्वियसली डिफरेंट उसका जोश और वलवला होता है, हम नहीं चाहते। और यहाँ पाकिस्तान में हमारी कितनी बेहतरीन जो है वो ब्लाइंड एसोसिएशंस हैं, एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं, हमें बड़ी अच्छा लगेगा अगर कोई बड़ा इदारा। आखिर में ये जान लेते हैं, अगर आप मार्केट में लेके आते हैं इसकी प्राइस क्या रखेंगे? मार्केट में अगर ये आएगा तो कंपोनेंट्स की डिमांड पे, क्योंकि इसके काफ़ी कंपोनेंट्स में बाहर अब्रॉड से मंगवाता तो डॉलर प्राइस पे मतलब अप्रॉक्स 45 to 50 तक अप्रॉक्स लग जाएगा, मतलब 40 to 55,000। मतलब मेरी कोशिश होगी कि ऐसे कम से कम है, लेकिन वो डॉलर पे ताकि अफोर्डेबल हो, ताकि लोग खरीद सकें। लेकिन एक अभी इन्वेंशन है, जाहिर बात है, तो आपने इतनी कामयाबी से बनाया है और एक्सपेरिमेंट के बाद अब तो ये बाकायदा तौर पर डिवाइस इनकी फंक्शनल है और हमने टेस्ट भी करके देखी है, तो ये डिटेक्ट भी करी है। थैंक यू वेरी मच हमजा, आपने हमें ज्वाइन किया एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने बड़ी कामयाबी से ये काम किया है। आगे आप बढ़ें और इस तरीके से काम करते रहे ताकि नाबीना अफराद जो हैं उनको काफी इस डिवाइस के जरिए मदद मिलेगी। जी माया, तो जनाब अब आपको कराची से लेके चलते हैं लाहौर की तरफ, लेकिन हम लाहौर की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमजा ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल दिखाया, एक और कमाल दिखाया है जी लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल ने, जनरल अस्पताल लाहौर ने, और पाकिस्तानी डॉक्टरों ने बड़ा कारनामा ये दिया है जनाब कि मशीन से कटने वाले बच्चे की दोनों हाथों की कामयाब सर्जरी कर ली गई है। औकाड़ा के रिहायशी 5 साल बच्चे की दोनों हाथ कलाई तक कटने से अलग हो गए थे। 12 घंटे के तवील ऑपरेशन से बच्चे के कटे हुए दोनों हाथ जोड़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्पताल की 4 रुकनी टीम ने कामयाब ऑपरेशन किया और सबसे पूरी टीम की तरफ से पूरी टीम को मुबारकबाद, और उनके वालिदैन को, उनके घर वालों को और बच्चे को। साथ में सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर असलम राव भी हमें थोड़ी देर में इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे ये कितना जबरदस्त कामयाब ऑपरेशन। और मैं कल इनकी वीडियो देख रहा था तो जो उनकी फैमिली थी वो बहुत खुश थी, और बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, वो जिसको कहते हैं ना $1 मिलियन मुस्कुराहट के, वो ऑपरेशन कामयाबी से हो जाना, और उसको फील हो रहा था कि अब मेरे हाथ जो हैं उनसे मैं काम कर सकूंगा, उनसे। जाहिर है इस वक्त जो बच्चे की एज है अभी वो बहुत छोटा है और उसके बहुत सारे ख्वाब होंगे, उसको खेलना है, उसको आगे बढ़ना है, अपने काम करने हैं मुस्तकबिल में, तो वो चाहता है कि उसके हाथ पांव सब, जैसे कि सब चाहते हैं कि उनके हाथ पांव इस तरीके से काम करें। तो उस बच्चे के इस कामयाब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने जो ये कामयाबी से ऑपरेशन किया है, ये तकरीबन बताया जा रहा है 4 अपनी टीम है जिन्होंने ये पूरी सर्जरी की है, और ये सर्जरी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि जो हाथ थे वो तकरीबन कलाई तक कट चुके थे, और उनको कटने के बाद वापस इस तरीके से जोड़ देना कि वो फंक्शनल भी हों, सिर्फ जोड़ना नहीं, यहाँ तक कि वो काम भी कर सकें अपने हाथों से। तो ये वाकई एक बड़ा मुश्किल, एक चैलेंजिंग काम था, एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था जो कि 4 अपनी टीम ने डॉक्टर्स की कामयाबी से किया है। और हम जानना चाहते हैं कि ये जो हाथ जोड़े गए हैं, क्या ये वैसे ही जैसे बच्चे के पहले हाथ थे वैसे काम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? हमें ज्वाइन किया सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर असलम राव इस मामले पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे। सर सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, और बहुत आप लोगों ने कामयाबी से ऑपरेशन किया है। सर सबसे पहले बताइएगा कितना चैलेंजिंग था ये ऑपरेशन करना, कितना मुश्किल था, बेसिकली हुआ क्या था इस बच्चे के साथ? जी काशिफ जिसकी उम्र 5 साल है, ये बेसिकली टोका मशीन के साथ खेल रहा था कि अचानक दूसरे भाई ने वो एक मशीन का जो स्विच होता है वो ऑन कर दिया, और इसके हाथ दोनों चैम्बर के अंदर थे जो फोटो कटिंग ये मशीन होती है, टोका मशीन। तो जो ही वो मशीन चली तो उसका ब्लेड बहुत बड़ा होता है, तो दोनों हाथ वो कलाई के लेवल से सेपरेट होकर मशीन के चैम्बर में आए। तो ये फौरी तौर पे बेचारे उस वक्त BHU में गए, जहाँ को DHQ रेफर किया गया औकाड़ा, और वहाँ से 1112 इनको विद इन नो टाइम चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले आई,
और फिर ये हमारे पास जब पहुंचे तो फिर प्रोसेसिंग सारा जो प्रोसीजर होता है, उसके बाद हमने को 10 o'clock पे शुरू किया। ये बहुत ही एक चैलेंजिंग सर्जरी है, क्योंकि खून की बहुत छोटी छोटी शरियानें और मरीदें जिनका आर्टरी और वेन्स कहते हैं, उनको बड़े माइक्रो सुचर यानी कि ऐसे धागे जो कि बाल से भी बारीक होते हैं, उनको अंडर माइक्रोस्कोप जोड़ा जाता है और फिर मुख्तलिफ टेंडन्स और नर्व्स जितने स्ट्रक्चर बाजू में से गुजर रही हैं उन सबको कनेक्ट करना पड़ता है। और ये एक बड़ी मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था कि जब हाथ कट गए तो सारी नर्व्स भी कट गई, उसमें बहुत सारा खून भी बह गया, उन नर्व्स को दोबारा फंक्शनल किया जा सकता है, उनको ऐसे जोड़ा जा सकता है, या फिर एडिशनल उसमें जो है वो लगाई जाती हैं? क्या किया जाता है? किस तरीके से अब हाथ इस काबिल हो सकेंगे कि वो दोबारा से काम कर सकें? जी, जब भी जिस्म का कोई हिस्सा जिस्म से सेपरेट होता है तो बेसिकली उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई सब डिस्कनेक्ट हो जाती है। और जब ब्लड सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है तो उसकी ऑक्सीजनेशन, बेसिकली उसकी जो प्रोसेस है उसकी सर्वाइवल का, वो खत्म हो जाता है। लेकिन किसी भी चीज को, गोश्त को गलने सड़ने में अगले 4 से 6 घंटे लगते हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर में वो मुर्दा हिस्सा या सेपरेट हिस्सा रखा हुआ है। तो नॉर्मली हमारे जो गर्मी के मौसम में 4 से 6 घंटे के अंदर सेलुलर डेथ शुरू हो जाती है और ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। लेकिन उससे पहले अगर हम उसकी ब्लड सप्लाई को मेंटेन करते हैं तो वो सर्वाइव कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब उसकी क्या कंडीशन है और कितने अरसे में वो अपने हाथ जो है वो ऑपरेटिव हो जाएंगे और मुकम्मल काम कर सकेंगे? अब तो क्योंकि वेस्कुलर सप्लाई मेंटेन हो गई है, अब हाथ सरवाइव कर गए। अब नेक्स्ट फेज है जी उनकी रिहेबिलिटेशन, के जितने हमने ये जो स्ट्रक्चर्स लगाई हैं वो अब मूव करना शुरू करें। एक हीलिंग का प्रोसेस होता है, जब वो टेंडन्स हील कर जाते हैं विद इन 6 to 8 वीक्स, तो फिर हम उनकी फिजियोथेरेपी शुरू करा देते हैं और मूवमेंट फिंगर्स में आना शुरू हो जाती हैं, जो कि इस वक्त आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप होता है सेंसेशन, कि जो हसासियत है वो नर्व्स ग्रो करने में तकरीबन 6 to 9 मंथ्स का टाइम होता है, और वो एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन ये कि आप उस वक्त तक इनको प्रोटेक्टेड रखते हैं गर्मी और सर्दी दोनों कंडीशन से, ताकि ये डैमेज ना हो, क्योंकि अभी हाथ में एहसास नहीं होता, तो कोई भी इंजरी हो तो बच्चे को पता नहीं चलता। तो इसलिए हम ये 6 से 9 महीने प्रोटेक्टेड भी रखते हैं और फिजियोथेरेपी भी चलती है। आफ्टर 6 to 9 मंथ्स इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन के साथ 80 to 90% फंक्शन ये बच्चे अचीव करते हैं। अच्छे अचीव कर लेते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना भी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं कि अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 4 से 6 घंटे होते हैं, उसमें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया जाए, उसमें अगर सर्जरी कर ली जाती है और इसको ऑपरेट कर लिया जाता है, तो ये वापस आप किसी भी जिस तरीके से ये बच्चे के साथ हुआ है, इसको मुमकिन बनाया जा सकता है कि उसके हाथ दोबारा से फंक्शनल हो जाएं। सर, जब ये सर्जरी हो गई, मुकम्मल हो गई, एक तो डॉक्टर्स बताइएगा कितने डॉक्टर्स थे जो इसमें हिस्सा ले रहे थे, साथ में वालिदैन का क्या रिएक्शन था? यकीनी तौर पर वो बहुत खुश होंगे। डेफिनेटली इस जो हमारी, क्योंकि ये रात को प्रोसेस शुरू हुआ तो हम 4 प्लास्टिक सर्जन्स की टीम ने मिलके ये काम किया। ओवरनाइट ये चलता रहा ऑपरेशन, और जब आप ये डिस्क्लोज करते हैं नेक्स्ट डे पे कि जी अब माशाल्लाह हाथ सर्वाइव कर गया है, तो हमारे पास जो क्रिटिकल टाइम होता है वो 1 वीक होता है, क्योंकि 1 वीक के दौरान ये किसी भी जो भी वेसल्स हमने लगाई होती हैं इनमें थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं, और अगर हमने कोई ये प्रोसेस डिले किया है तो उससे भी हाथ का सर्वाइवल जरा मशकूक होता है अगले 8 से 10 दिन। तो जब 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं तो और हाथ सर्वाइव कर जाते हैं, इसका मतलब है कि अब सर्कुलेशन उसकी फुली रिस्टोर हो चुकी है और अब उसके सर्वाइवल का या उसके नकारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 8 से 10 दिन के अंदर ये बात क्लियर हो जाती है। डेफिनेटली जब पेरेंट्स को आप वैसे तो जब वो देखते हैं दोनों हाथ भी अटैच होके और रफ्तार आ गई है, तो माँ बाप की तो जो देखें जी वो जिस ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, दोनों हाथ किसी बच्चे के कटे हों और सामने पड़े हों, तो माँ बाप तो उनके लिए तो जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है अपने बच्चे का सोच के। और जब वो देखते हैं कि वो रीअटैच होते हैं और डॉक्टर जब 8 में उनको कंफर्म कर देते हैं कि इंशाल्लाह आप ये सर्वाइव कर गए, तो उस वक्त पेरेंट्स की खुशी तो जी ये तो फिर बताई तो जा नहीं सकती कि वो तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कितनी खुशी होती है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुशी होती है।
बिल्कुल, ये खुशी तो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ हो और उसके बाद एक कामयाब ऑपरेशन किया जाए और वापस, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जब जल्द से जल्द वो रिकवर होगा तो ये दोबारा से काम कर सकेंगे उसके हाथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ ये पूरी स्टोरी शेयर की, और जिस तरीके से आप लोगों ने, आपकी जो टीम है उन्होंने ये कामयाब ऑपरेशन किया है, इस पे आप लोगों को मुबारकबाद दी जानी चाहिए और हम दे भी रहे हैं इसी वजह से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने हमें शो में ज्वाइन किया और ये तमाम डिटेल्स भी शेयर की, और उस बच्चे के लिए भी हम बहुत खुश हैं, खासतौर पर वालिदैन के लिए भी जिनका ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसके हाथ बहुत सारी दुआएं इस पूरी फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सुबह पाकिस्तान में प्रोग्राम के इख्तिताम पे जाते जाते कुछ अच्छी चीजें जो मैंने पढ़ी थी, अगर आप इजाजत है तो मैं आप सब लोगों के साथ आप लोगों की नजर करूं। जिन साइकोलॉजी के मुताबिक, एक्चुअली जो भी मैं कर रही हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के मुताबिक जिन लोगों की लिखाई खराब होती है वो तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, यानी कि क्रिएटिव होते हैं। और साइकोलॉजी के मुताबिक ही सोने से पहले जिस आखिरी इंसान के बारे में आप सोचते हैं वो या तो आपकी खुशी की वजह होता है या आपकी गम की। और साइकोलॉजी के मुताबिक 90% लोग मैसेंजर पर जो बातें करते हैं वो उस शख्स के मुंह पर कभी कहने की जुर्रत नहीं रखते, लेकिन ये सोचें आप क्या बात और अब शाजिब को और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत, रखिएगा अपना बेख्याल। पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक बेहतरीन मामलात फरमाए। अल्लाह हाफिज।